आपके अपने YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है। और आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बार पुनः हम हड़प्पा सभ्यता पर चर्चा करने जा रहे हैं और जहां पर हम हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए कुछ प्रमुख स्थलों की बात करेंगे। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के उद्भव, हड़प्पा सभ्यता के विकास, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की मुख्य विशेषताओं के संदर्भ में बात की है। और आज उसी श्रृंखला में हमने देखा कि जब बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य हुआ और बहुत सारे स्थल उभर करके निकल करके सामने आए और उन स्थलों से बहुत सारी सामग्रियां भी मिली जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। अक्सर देखते हैं कि मिलान करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तरफ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चौहनदड़ो, बनावली दे दिया जाता है और एक बार वहाँ से जुड़े हुए कुछ प्राप्त महत्वपूर्ण सामग्री दे दी जाती है और कहा जाता है आपस में मिलान करिए। या तो कभी कभी डायरेक्ट ही प्रश्न पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट का मतलब यह है कि अमुक चीज़ें जैसे कांसे की बनी हुई नर्तकी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त है, अन्नागार कहाँ से प्राप्त हैं, या पुरोहित आवास कहाँ से प्राप्त हैं। हम देख रहे हैं कि उर्वरा की देवी का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये इस तरह के भी प्रश्न, नटराज शिव की मूर्ति कहाँ से प्राप्त है, युगल समाधान कहाँ से प्राप्त हैं, शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहाँ से प्राप्त मिलते हैं। तो इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब एक पैरा के अंतर्गत हम देखते हैं कि हम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चौहनदड़ो ऐसे प्रमुख ऐसे 8 से 9 नगरों के जो भी नगर हैं उनमें जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो चर्चा करने के बाद हम देखेंगे कि उन्हीं के आधार पर हड़प्पाइयों के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और कलात्मक जीवन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज अभी एक सामान्य सा जो चर्चा है वो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों से है और उन स्थलों से वो कौन सी महत्वपूर्ण सामग्रियां प्राप्त हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो आज विशेष तौर पर हम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा के बारे में बात करेंगे और अगले वीडियो में हम इसके आगे की कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, पहले नंबर पर देखते हैं हड़प्पा के बारे में। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पाकिस्तान या पाकिस्तानी कह रहे हैं पंजाब क्षेत्र के मांटगोबरी जिले में, वर्तमान क्या है साहिवाल जिले में, रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। इसकी खुदाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में की गई और माधव स्वरूप वत्स भी इसके क्या थे, सहायक थे। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से ये प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। पहला तो यही हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है। तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो जिला है वो मांटगोमरी है। वर्तमान समय में उसे साहिवाल के नाम से भी जाना जा रहा है। और कई बार ये पूछा गया है कि यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप देख रहे हैं रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। और इसका उत्खनन या खुदाई किसने कराई, तो देख रहे हैं दयाराम साहनी ने की। और किसके नेतृत्व में की, तो हम लोग इससे पहले हम लोग सर जॉन मार्शल के बारे में भी बात कर चुके हैं। तो नेतृत्वकर्ता कौन है, सर जॉन मार्शल, जबकि उत्खननकर्ता कौन है, दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी के द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया। और कब किया गया, 1921 ईस्वी में। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कब हुआ, 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। किसके निर्देशन में किया गया, तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि इस तरीके के प्रश्न आपसे बन सकते हैं। एक ही लाइन में 3 से 4 प्रश्न बन रहे हैं और इसमें सहायक देखा जाए कौन थे, माधव स्वरूप वत्स। यानी माधव स्वरूप वत्स का भी संबंध हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से था। तो ये अब देख रहे हैं जब उत्खनन हुआ तो इसका जो पश्चिमी भाग था वो दुर्ग था जो चारों ओर दीवारों से घिरा हुआ था और पूर्वी भाग रिहायशी इलाका था। इसके बारे में भी आपसे चर्चा हो चुकी है कि कैसे हम दोनों भागों के बारे में बात कर रहे थे, पूर्वी और पश्चिमी के बारे में। तो आप देख रहे हैं पश्चिमी भाग जो दुर्ग है जो चारों ओर दीवारों से घिरा गया था। और आप देख रहे हैं सुरक्षा और बाढ़, ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रख करके चार दीवारी या दुर्ग क्षेत्र का निर्माण किया था हड़प्पाइयों ने। किले से अधिक पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं जबकि रिहायशी भाग से प्राप्त हुआ। किले के कहा जाए कि किले से अधिक पुरातात्विक साक्ष्य उसकी तुलना में
साक्ष्य अगर हम तुलना की बात कर रहे हैं, कहाँ पर? रिहायशी भाग में मिले हैं और जो आम जनमानस का स्थान था। और यही नहीं, यहाँ से मजदूरों का आवास, अन्नागार और उनके काम करने के चबूतरे के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जाहिर सी बात है कि अगर मजदूरों का आवास है और अन्नागार भी मिला हुआ है, अन्नागार हम लोगों ने बात भी किया था कि हड़प्पा का और मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, कई ऐसे स्थलों से अन्नागार मिलेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार की वह मोहनजोदड़ो में स्थित है। लेकिन हड़प्पा से भी अन्नागार मिला है, दुर्ग क्षेत्र के बाहर रावी नदी के तट पर मिला हुआ है। और यह भी देखना है कि जब अन्नागार है तो काम करने वाले मजदूर भी रहे होंगे, यहाँ से श्रमिक बस्ती का प्रमाण भी प्राप्त होता है। और आप देख रहे हैं काम करने के लिए जो चबूतरे हैं, चबूतरे देखते हैं अक्सर जहाँ पर बोरे की डाल लगते हैं। आज भी अगर मंडी वगैरह में जाइए तो आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर चबूतरे बनाए गए हैं। ऐसे चबूतरे का प्रमाण भी हमें हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिलता है, हड़प्पा स्थल से देखने को मिलता है। और आप देख रहे हैं हड़प्पा वही स्थल है जहाँ से मजदूरों का आवास अर्थात मजदूरों की बस्ती, अन्नागार और काम करने वाले कुछ चबूतरे का प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने कराया था, किसके निर्देशन में हुआ, कब हुआ, किस नदी के किनारे स्थित है और या भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में कहाँ है, उन सारे पहलुओं पर बात हुई थी। तो आपने देखा यहाँ पर। अब हम आगे बात कर रहे हैं जैसे कि बात भी आई थी, अन्नागार की चर्चा चल रही, तो मोहनजोदड़ो के विपरीत हड़प्पा का अन्नागार दुर्ग क्षेत्र से बाहर रावी नदी के तट पर स्थित है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी आपसे निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सही है कौन गलत है उसके बारे में बात हो सकती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जगह अन्नागार है, लेकिन एक जगह अन्नागार दुर्ग क्षेत्र के अंदर है तो दूसरी जगह हड़प्पा में देख रहे हैं दुर्ग क्षेत्र से बाहर है। दुर्ग क्षेत्र से क्या है? बाहर है। और कहाँ है? रावी नदी के तट पर स्थित है। तो ये भी ध्यान रखना है। यहाँ से 6-6 के कतारों में धान्य कोठार प्राप्त हुए हैं। देख रहे हैं अनाज रखने का स्थान यहाँ से प्राप्त हुआ है। और 2 कतारों में श्रमिक आवास मिले हैं जिनकी संख्या कितनी बताई गई है? 15 बताई गई है। तो श्रमिक बस्ती की हम बात कर रहे थे। श्रमिक बस्ती का प्रमाण मिलान करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है तो आपका उत्तर हड़प्पा होगा। संख्या पूछेगा तो आपको बताना है कि कैसे इनकी संख्या कितनी है? 15 है। और धान्य कोठार कहाँ से प्राप्त हुए? 6-6 की, ये भी आपका हड़प्पा होगा। और ध्यान रखना है हड़प्पा सभ्यता का जो अन्नागार है वह दुर्ग क्षेत्र के बाहर है, जबकि मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है वो दुर्ग क्षेत्र के अंदर है। इस बात का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यहाँ से धोती पहने हुए एक मूर्ति प्राप्त है, धोती की सलवटें उस पर दिखाई पड़ रही हैं और इसके अतिरिक्त बलुए पत्थर की 2 मूर्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। यहाँ पर एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र है। मछुआरे यानी ऐसा लगता है कि मछली वगैरह के शिकार या मारने की जो परंपरा थी वो उस दौर में भी विद्यमान थी। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र प्राप्त है। तो कभी भी हड़प्पा सभ्यता और उसके ठीक सामने अगर मछुआरे का चित्र आपको आए मिलान करने के लिए तो आप सीधे उसे हड़प्पा से मिलान करेंगे। तो इस तरीके से देख रहे हैं यहाँ शंख का बना हुआ एक बैल भी प्राप्त है, शंख का बना हुआ एक बैल भी प्राप्त है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा स्थल है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई महत्वपूर्ण सामग्रियाँ प्राप्त हैं और उन सामग्रियों में आपने स्वयं देखा कि यहाँ से श्रमिक आवास की बस्ती है, धान्य कोठार भी प्राप्त हैं, अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा हम कह रहे हैं कि बलुए पत्थर की 2 खास मूर्तियाँ भी यहाँ से मिली हुई हैं। आगे हम नटराज की बात करेंगे, कई सारे विद्वान बताएंगे कि इनकी जो शारीरिक संरचना है, ठीक है ना, उसको देख करके ऐसा लगता है ऊपर का हिस्सा धड़ का नहीं है, लेकिन खिंचाव देख करके ऐसा लगता है कि उनका पाँव एक आगे की तरफ है। विद्वानों ने इसे नटराज की मूर्ति से कहीं न कहीं सुमेलित किया है। तो आगे हम देख रहे हैं ये नटराज की आकृति जैसी स्लेटी चूने पत्थर की नेत्र मुद्रा वाली मूर्ति प्राप्त है। ये प्रश्न आपसे नटराज की मूर्ति के मिलान आप देख रहे हैं कई बार पूछा जा सकता है। और नटराज की मूर्ति आपको कहाँ से मिली हुई है?
हड़प्पा स्थल से। कहाँ से मिली हुई है? हड़प्पा से मिली हुई है। तो खास तौर पर ध्यान रखना है। और किसकी बनी हुई है? स्लेटी चूने पत्थर से बनी हुई है, जो कि नृत्य मुद्रा में है, क्योंकि ये किसमें? नृत्य मुद्रा में है। तो जब भी नटराज का सुमेलन आपको करना होगा तो आपको हड़प्पा से करना होगा, हड़प्पा स्थल से करना होगा। और इसी प्रकार देख रहे हैं ठोस पहिए, खास बात है यहाँ देखिए, ठोस पहिए की बात की जा रही है। वैदिक काल में हम देखेंगे तीलीदार पहिए का बात होगी। जो तीली होगी, जैसे आप देखते हैं कि रथ में तीलीदार पहिए का प्रयोग होगा, बीच बीच में जैसे साइकिलों में तीली होंगी ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हड़प्पा काल के जो भी रथ होंगे वो ठोस होंगे, एकदम उनके पहिए कैसे होंगे? ठोस। ये बेसिक अंतर है। आपको कहीं न कहीं निम्नलिखित पंक्तियों में क्या सही है क्या गलत है और कौन कौन सी बातें सही हैं, इन सारे पक्षों में आपसे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ठोस पहिए एवं छतरी से युक्त तांबे की बनी हुई इक्का गाड़ी भी प्राप्त हुई है। देख रहे हैं इक्का गाड़ी है और इस गाड़ी का जो पहिया है वो कैसा है? ठोस है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एक मोहर में पैर में सांप दबाए हुए गरुड़ का अंकन है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ख़ास तौर पर बात यह है कि सांप के बारे में बात की गई है कि कैसे ठोस एक मोहर में पैर में सांप दबाए हुए, यानी हड़प्पाई भी गरुड़ से परिचित थे, सांप से परिचित थे। और इसका एक सुंदर उदाहरण हड़प्पा में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर एक मोहर है और उस मोहर में आप देख रहे हैं कैसे सांप दबाए हुए गरुड़ का चित्रण स्पष्ट तरीके से देखने को मिलता है। तो हड़प्पा से एक और भी महत्वपूर्ण साक्ष्य निकल के आ रहा है। हमने बताया कि जहाँ से श्रमिक बस्ती के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, नटराज की मूर्ति के बारे में पूछा जा सकता है, उसी प्रकार से आप देखेंगे कि सांप दबाए हुए गरुड़ का चित्र भी पूछा जा सकता है। वह कौन सा स्थान है जहाँ के मोहर पर सांप दबाए हुए गरुड़ के चित्र का अंकन देखने को मिलता है? तो वह भी आपका उत्तर क्या होगा? हड़प्पा होगा। तो हम हड़प्पा के बारे में भी देख रहे हैं। कांसे का एक दर्पण मिला हुआ है, कांसे का एक दर्पण मिला हुआ है, हम देख रहे हैं कांसे का एक दर्पण मिला हुआ है। और यही नहीं, यहाँ की मृड मूर्तियों में पुरुष मूर्तियों की अधिकता है, पुरुष मूर्तियों की अधिकता है। हम देख रहे हैं हड़प्पा से हमें जो भी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं उनमें अगर हम तुलना करें, तुलना का संदर्भ यह है कि स्त्री और पुरुष के संदर्भ में अगर हम तुलना करें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पुरुष मूर्तियों की क्या है? अधिकता है। जबकि मोहनजोदड़ो में हम महिलाओं की अधिकता के बारे में बात करें, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं पुरुष मूर्तियों की अधिकता है। और यही नहीं, यहाँ से सिर के बल खड़ी एक नग्न स्त्री का चित्र मिला हुआ है, जिसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। विद्वानों ने इसे उर्वरा की देवी बताया है। क्या बताया है? तो उर्वरा की देवी का प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि उर्वरा की देवी का प्रमाण कहाँ से प्राप्त है? हड़प्पा से। तो यहाँ भी देख रहे हैं हड़प्पा से। और देख रहे हैं सिर केवल खड़ी नग्न स्त्री का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो वह भी उत्तर आपका क्या होगा? हड़प्पा होगा। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर एक मुद्रा पर खरगोश का अंकन है। किसका अंकन है? खरगोश का अंकन है। और यहाँ से कब्रिस्तान क्षेत्र में R37 नामक कब्र है, जिसमें ताबूत मिला हुआ है। देखिए, ताबूत में रख करके शव को दफनाया गया है, ताबूत में रख करके शव को दफनाया गया है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? कब्र कई हैं, लेकिन जब उन्हें कहीं न कहीं उन पर उनकी गिनती की जाती है तो उनको एक नाम दे दिया जाता है लिख करके अंकित। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर R37 नाम है। R37 नामक जो कब्र है वो कहाँ से प्राप्त है? हड़प्पा से प्राप्त है। और आप देख रहे हैं कि ताबूत मिला हुआ है यहाँ पर। और ये ताबूत में रख करके दफनाने की जो परंपरा थी वो भारत में विद्यमान नहीं थी। तो इसलिए बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मेसोपोटामिया के लोग यहाँ आए होंगे, उनके यहाँ इस प्रकार की परंपराएं थी और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई और उन्हीं की रीति रिवाज और परंपराओं में इनको यहाँ पर दफना दिया गया। और इसके अलावा देख रहे हैं यहाँ से एक प्रसाधन केस प्राप्त हुआ है। आगे हम देखेंगे सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे हड़प्पा से प्राप्त हैं। सर्वाधिक अभिलेख यानी मुद्राओं पर जो लिखा हो, मुद्राओं पर जो लिखा हो, लिखा हुआ लेख कहाँ से प्राप्त है? अभिलेख कहाँ से प्राप्त है? तो आप देख रहे हैं हड़प्पा से प्राप्त है। और जबकि सर्वाधिक संख्या में मोहरे
अगर केवल मोहर, लेख विहीन मोहरों की अगर हम बात करें, एक तो मोहर ऐसी जिस पर कुछ लिखा गया हो और एक बिना लिखे हुए मोहर। बिना लिखे हुए मोहरों की संख्या मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक है, जबकि लिखी हुई मोहरों की संख्या कहां पर प्राप्त है? हड़प्पा में प्राप्त है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। आगे हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो के बारे में और देख रहे हैं यह स्थल 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी द्वारा खोजा गया। वर्तमान में यह स्थल सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। इस स्थल को इसका कब उत्खनन हुआ? 1922। निर्देशन यहाँ भी सर जॉन मार्शल का होगा, लेकिन जो उत्खनन करता है वो राखाल दास बनर्जी हैं। कौन है? राखाल दास बनर्जी हैं। तो हमें इस बात का यहाँ पर ध्यान देना है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने कराया? राखाल दास बनर्जी। किसके निर्देशन में हुआ? सर जॉन मार्शल। कब हुआ? 1922 ईस्वी में। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमें ध्यान देना है यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और आप देख रहे हैं यह स्थल पाकिस्तान में पड़ता है और वो कौन सा जिला है? लरकाना जिला है। लरकाना जिले में मिलता है। आगे देख रहे हैं के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर.एल. स्टाइन, ए.एन. घोष जैसे विद्वानों ने उत्खनन कार्य में समय के साथ सहयोग दिया। हम कह रहे हैं समय समय पर बहुत सारे विद्वान हैं, समय समय पर, यानी एक साथ नहीं, समय समय पर बहुत सारे विद्वान मोहनजोदड़ो की यात्रा की और कहीं न कहीं यहाँ पर उत्खनन कार्य को आगे बढ़ाया और उससे कोई न कोई देख रहे हैं प्रमुख साक्ष्य मिले जिससे हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालने में बेहद आसानी हुई। यही नहीं, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। मृतकों का टीला होता है। इस पर भी प्रश्न बनते हैं कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, तो क्या है शाब्दिक अर्थ? मृतकों का टीला है। और यहाँ के दुर्ग क्षेत्र में एक सभागार बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरोहित आवास, आप देख रहे हैं, महाविद्यालय और महान स्नानागार। ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया है कि साक्ष्य मिले हैं, महान स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। तो विशाल स्नानागार का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। और आप देख रहे हैं कोई स्नान करेगा, जाहिर सी बात है आप कि स्नान का कारण क्या होगा, वो किस निमित्त से करते थे। और देख रहे हैं कि यहाँ पर स्नान जल पूजा का भी प्रचलन था, तो कहीं की पूजा के बाद वो जिन कारणों से स्नान करते थे उसके बारे में पुरोहित वगैरह बताने का भी प्रयास करते थे, उसके महात्म को भी बताते थे। और जब वो रहते थे तो उनका आवास भी रहा होगा निश्चित तौर पर। और ये परंपराएं क्रमिक रूप से चले, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आए, तो समझाने और बताने के लिए कोई न कोई जो स्थान था उसे वहाँ महाविद्यालय भी रहा होगा। और आप देख रहे हैं यहाँ सभागार है जहाँ पर वो लोगों को संबोधित भी करते रहे होंगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण पर्व हैं, पर्व को हम मनाते बहुत जरूर हैं, लेकिन पर्व का महात्म क्या है, पर्व क्या संदेश देता है, उस पर्व का हमारे जीवन से कैसे जुड़ाव है और हम वो देखते हैं कि उसे किस तरीके से मनाएं, इन सारी बातों की जानकारी हमें नहीं होती है। और सही तो यह है कि हर पर्व के पीछे कोई न कोई उद्देश्य है, हम मनाते जरूर हैं लेकिन अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐसे बताने के भी बीच में सरकार ने आदेश भी दिया था कि जैसे कहा जाए कि 14 नवंबर हुआ बाल दिवस के रूप में हम देख रहे हैं, गांधी जयंती के दिन स्कूल और कॉलेजों को बंद ना करके बल्कि बच्चों को इन महापुरुषों के बारे में बताया जाए। वास्तव में इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ना बताने से हम देख रहे हैं कि जो हमारी ये सांस्कृतिक धरोहर हैं ये धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तो इस प्रकार से देख रहे हैं हड़प्पाइयों से मुझे सीखना चाहिए कि हड़प्पाई अगर कोई महान स्नानागार में लोग अगर किसी विशेष पर्व पर स्नान करने के लिए आते थे तो उसके बारे में बताने के लिए सभागार, और जो बताते थे कहीं न कहीं वो पुरोहित, और ये परंपरा विकसित हो उसके लिए महाविद्यालय जैसे देख रहे हैं भवनों को उन्होंने निर्मित कराया था। तो यहाँ आगे हम देख रहे हैं, आगे नेक्स्ट मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों से निर्मित है। मकान में आंगन, जैसा कि इससे पहले चर्चा हुई है, कुआं, स्नानागार, आवश्यक रूप से सभी चीज़ें जुड़े हुए थे। ये मकान 3 मंजिली, 1 मंजिली, 2 मंजिली और बहुमंजिली भी थे, क्योंकि यहाँ से सीढ़ियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ऐसा अगर आता भी है तो कथन कारण दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। घरों की छत लकड़ी से निर्मित थी।
घरों की छत आपको ध्यान रखना है कि आज के तरीके जिस प्रकार से हम लोग ईंट या गिट्टी वगैरह को मिलाकर के स्लेब डालते हैं उस तरीके से नहीं, बल्कि उनकी छतें आज से बहुत समय पहले हम लोगों के घरों में भी देखा जा रहा था कि छत लकड़ी का आच्छादन करके उस पर मिट्टी वगैरह करके बाकायदे उसे बेहतर तरीके से बनाया जाता था। ठीक उसी प्रकार की परंपरा हड़प्पाइयों में भी विद्यमान थी। आगे अगर देखें, मैके ने इस बैरक को दुकान कहा है, जबकि पिगट महोदय ने इसे कुली लाइन की संज्ञा दी है। तो हम लोगों ने अभी भी जस्ट इससे पहले कि आपने देखा यहां पर दुकानों के बारे में, जो चबूतरे हैं उनके बारे में बात हो रही थी, और यहां पर हम देख रहे हैं कुछ ऐसी दुकान मिली हुई हैं, बैरक मिली हुई हैं। लोगों ने कहा कि ये बैरक क्या, जैसे आप कहीं पर देखते हैं तो रास्ते के किनारे छोटे छोटे भवन मिले हुए हैं, मतलब ऐसे है। तो उस प्रकार का बैरक मुझे यहाँ पर देखने को मिलता है। कुछ विद्वानों ने इसे दुकान की संज्ञा दी है, तो कुछ लोगों ने कहा है कि नहीं, ये कुली लाइन थी। और यही नहीं, यहाँ से 10 इंच, कुछ जगह 14 सेंटीमीटर की बात की जा रही है, कांसे की एक नर्तकी की प्रतिमा। कांसा जो है वो तांबा और टिन से मिलकर के बना होता है, और आप देख रहे हैं इसीलिए इस काल को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ से 10 इंच लंबी एक कांसे की एक नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त है, और यहीं से तिपतिया वस्त्र ओढ़े हुए सेलखड़ी का एक धड़ मिला है, जिसके बाल तेज हवा में उड़ रहे हैं। याद रहे, तिपतिया वस्त्र ओढ़े हुए। इसको देखकर ऐसा लगता है कि जो हड़प्पाई थे, ये आपको जानकारी होगी कि सूती के प्रयुक्त प्रथम, मतलब नियोक्ता और प्रयोक्ता भी थे। सूती कपड़ों का बहुत अच्छे से ये प्रयोग करते थे, और इनके कपड़े देखा तिपतिया वस्त्र, 3 पत्तियां बनी हुई, इसका मतलब प्रिंटेड भी हुआ करते थे। और आगे जब हम लोथल से बात करेंगे तो वहाँ से रंगाई कुंड मिलेंगे, अर्थात वो कलर, मतलब कलर से युक्त हुआ करते थे, बिल्कुल सादे नहीं थे। यानी हड़प्पाई खाने पीने और रहने के बड़े शौकीन थे, इस बात का भी प्रमाण यहाँ पर देखने को मिलता है। और आप देख रहे हैं जिसके बाल हवा में, तेज हवा में उड़ रहे हैं, इसका मतलब बाल बड़े हैं। यानी जो आज हम परंपरा देख रहे हैं तेज बालों को रखने की, वो कमोबेश बहुत पहले ही परंपरा विद्यमान थी, और ऐसी परंपरा मुझे हड़प्पा में देखने को मिलती है। अब आगे देख रहे हैं, यहाँ से कुम्भकार के 6 भट्ठे के अवशेष मिले हुए हैं। निश्चित तौर पर जो दैनिक वस्तुएं थी, प्रयोग में लाई जाती रही होंगी, उनका निर्माण इन भट्टियों या भट्टों के माध्यम से कुम्भकार किया करते होते, और लोगों के जो भी ज़रूरतें थी उसकी आपूर्ति करते रहे होंगे। यहाँ से एक श्रृंगी प्रश्न की आकृति और मोहरे प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हाथी का कपाल खंड प्राप्त हुआ। यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हाथी का कपाल खंड कहाँ से प्राप्त है, तो मोहन जोदड़ो से है। इसके अलावा देख रहे हैं कि हड़प्पाइयों के समय से ही गिलहरी और 3 बंदर का चित्र प्राप्त हुआ है। 3 बंदर आप देख रहे हैं, जैसे गांधी जी ने कहा था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। तो देख रहे हैं कमोबेश हड़प्पाइयों का भी यह चित्र उसी को मतलब संदेशित कर रहा है, बता रहा है। आज तो एक और भी बंदर आ गया है कि बुरा मत सोचो। तो आप देख रहे हैं 3 बंदरों का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहन जोदड़ो से प्राप्त है। नाव का चित्र, इसका मतलब हड़प्पाई नाव से परिचित थे, नाव का भी चित्र प्राप्त है। और हड्डी की बनी हुई यहाँ से सुई के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्रासन, एक व्यंग्यात्मक रूप से हाथों में ढोल बीड़ा लिए हुए आप देख रहे हैं, पुरुष का साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुआ है। और एक मुहर पर बर्छे से भैंस पर वार करते हुए मनुष्य का ऐसा चित्र है मानो शिव द्वारा दुधंबी राक्षस का वध किया जा रहा हो। ये महत्वपूर्ण है। शिव द्वारा दुधंबी राक्षस के वध किए जाने का प्रमाण या साक्ष्य हड़प्पा के किस स्थल से प्राप्त होता है, तो उत्तर आपका मोहन जोदड़ो होगा। यहाँ पर इसे ध्यान रखना है। हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, जिनको चलते चलते हम एक बार जरूर देखेंगे। कभी मिलान करने वाले प्रश्न ये बन सकते हैं, और जब बनेंगे तो ये हमारे लिए कठिन हो जाएंगे। तो सरसरी निगाह से अगर एक भी बार अगर इसे हम देखे रहेंगे तो शायद वह प्रश्न हमसे सही हो सकते हैं। जैसे कि यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिव द्वारा दुधंबी राक्षस का प्रमाण या का साक्ष्य हड़प्पा के किस स्थल से प्राप्त होता है, तो उत्तर आपका होगा मोहन जोदड़ो। आगे हम बात कर रहे हैं लोथल के बारे में। आप देख रहे हैं लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे, ये कई बार पूछा गया है, और खंबात की खाड़ी के निकट स्थित है। और 1957 में रंगनाथ राव, एस आर राव ने देख रहे हैं इसका उत्खनन कार्य किया,
लोथल का शाब्दिक अर्थ मुर्दों का नगर होता है। अभी तक आपने मृतकों का टीला देखा, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं लोथल का शाब्दिक अर्थ मुर्दों का नगर होता है। पूरे सिंध सभ्यता के यहाँ एकमात्र स्थल है जहाँ से गोदीवाड़ा, डाक यार्ड, बंदरगाह के प्रमाण प्राप्त हुआ है। बंदरगाह के बारे में कई बार पूछा गया है कि बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से प्राप्त है, तो उत्तर हमेशा क्या होगा आपका लोथल होगा। और आप देख रहे हैं मुर्दों का नगर किसे कहा जाता है, लोथल को ही कहा जाता है। लोथल के शहर का विभाजन दुर्ग तथा निचले शहर में नहीं हुआ है, ये याद रखना है। यानी ये बिल्कुल एक ही जगह पर आपको देखने को मिल रहा है, दुर्ग और निचले नगर में इसका विभाजन नहीं हुआ है। यहाँ से वृत्ताकार, यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, वृत्ताकार और चौकोर अग्निवेदिका मिली हुई है। यानी अग्निवेदिकाएं कई जगह मिलेंगी, लेकिन याद रहे यहाँ से वृत्ताकार और चौकोर दोनों अग्निवेदिकाओं के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से बर्तन के टुकड़े पर लगे हुए चावल के दाने का भी प्रमाण आपको कहाँ से मिलेगा, लोथल से प्राप्त होगा। और साथ ही बाजरे का भी प्रमाण आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं लोथल महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ से बंदरगाह के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। पहला सबसे चर्चित प्रश्न है और ये बार बार पूछा जाता है कि वह कौन सा स्थल है जहाँ से बंदरगाह के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, लोथल होगा। लोथल का शाब्दिक अर्थ मुर्दों का नगर होता है। और आप देख रहे हैं यहाँ से वृत्ताकार और चौकोर अग्निवेदिकाएं प्राप्त हैं। कैसी चौका देख रहे हैं, चौकोर और वृत्ताकार अग्निवेदिकाएं प्राप्त है। और यहाँ से चावल और बाजरे के दाने के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ भी ध्यान रखना है। आगे हम देख रहे हैं यहाँ से 3 युग्मित युगल समाधि मिली हुई हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, युगल समाधियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो आप देख रहे हैं लोथल से मिले हैं। साथ ही एक मम्मी का उदाहरण मिला हुआ है। मम्मी का उदाहरण मतलब देख रहे हैं कि शरीर के ऊपर एक महत्वपूर्ण मिट्टी का लेप करके रख देना ताकि शरीर लंबे समय तक सुरक्षित रहे। और इस प्रकार के सुरक्षित शरीर, मरे हुए व्यक्ति के सुरक्षित शरीर का जो प्रमाण हमें देखने को मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है, लोथल से देखने को मिलता है। लेकिन ऐसी परंपरा भारत में विद्यमान नहीं थी, मिस्र में विद्यमान थी। ऐसा लगता है कि मिस्र के साथ इनके संबंध थे। आगे हम चर्चा करेंगे कि कैसे वास्तव में मिस्र, मेसोपोटामिया और फारस के साथ इनके संबंध थे, क्योंकि फारस की मुद्राएं भी हमें लोथल से देखने को मिल रही हैं। तो इसका मतलब है कि वो लोग जरूर आए होंगे, कुछ लेन देन हुआ होगा, और लेन देन है तो इसका मतलब सांस्कृतिक या व्यापारिक संबंध उनसे जरूर रहे होंगे। आप देख रहे हैं संपर्क परिणाम माना जाता है, ये सीधे सीधे कह दिए, इससे मिस्र के संपर्क का परिणाम माना जाता है। खास बात जो बार बार पूछा जाता है, अपवाद है, मकान के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलना। एकमात्र स्थल है जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुल रहे हैं, एकमात्र स्थल है जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुल रहे हैं। वह स्थल कौन है, लोथल है। आप देख रहे हो, और सारे जगह है जितने भी स्थल हैं उनके दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ ना खुल करके गलियों में खुल रहे हैं। अब वो चाहे स्वास्थ्य या निजता संबंधी जो भी समस्याएं रही हों उसके समाधान के लिए करते रहे होंगे, लेकिन लोथल में ऐसा नहीं था। यहाँ से अनाज पीसने की चक्की मिली हुई है, मनका बनाने का कारखाना है, गुड़िया मनका की बात हम करेंगे। यहाँ से सूती वस्त्र तर रंगाई के कुंड, ये खास तौर पर है, रंगाई के कुंड के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मिट्टी से बनी हुई 2 पशु आकृतियाँ हैं। और गुरिल्ला के बारे में देख रहे हैं, गुरिल्ला का अंकन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 12 सिंघा के अंकन वाली मोहरें प्राप्त हुई हैं, साथ ही 2 मोहर राक्षस का भी है। और अंकन वाली फारसी मुद्रा भी यहाँ से प्राप्त है। ये तो है फारसी का मतलब है कि दाएं से बाएं के बारे में। तो यहाँ हम एक सामान्य तरीके से जो बात कर रहे हैं, यहाँ 2 फैक्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला तो यह है कि यहाँ से युगल समाधि मिली हुई है, और देख रहे हैं मम्मी का उदाहरण भी प्राप्त हुआ है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते हैं, ना कि गलियों की तरफ खुलते हैं। और यहाँ से रंगाई कुंड का प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो हमें लोथल से 3-4 बातों का जरूर ध्यान रखना है, और वो आपसे बार बार पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल मिलान करने वाले प्रश्न आपको निश्चित मिलेंगे यहाँ से। तो आगे हम देख रहे हैं, यहाँ से मोहरों तथा बर्तनों पर बतख का चित्रण सर्वाधिक है। एक मृदभांड पर पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी देख रहे हैं, चालाक लोमड़ी का अंकन है। तो ये चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है कि पंचतंत्र कथानक का चित्रण हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त है, तो उत्तर आपका होगा लोथल। क्या होगा,
लोथल होगा तो आप देख रहे हैं पंचतंत्र, और कहाँ पर एक बृहदभांड, ऐसे पंचतंत्र में ये कहानी का जिक्र किया गया है और स्पष्ट तरीके से उसका चित्रांकन लोथल में किया गया है, और जो कि प्राचीनतम भी है। और यह भी देखा जा रहा है कि इसका उदाहरण सारे स्थलों से नहीं है हड़प्पाई, सिर्फ और सिर्फ लोथल से प्राप्त है जहाँ एक मृदभांड पर है। तो यह भी हमारे लिए फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर है यहाँ से एक खिलौना मिला हुआ है जिसमें एक व्यक्ति को 2 पहियों पर खड़ा दिखाया गया है। यहाँ से सांप का चित्रण है और बटन के आकार की, ये देखिए बटन के आकार की, ये महत्वपूर्ण है। हमने कहा कि बटन के आकार की मुद्रा मिली हुई और इस प्रकार की मुद्रा का प्रचलन फारस में था। तो ऐसा लगता है कि जो भी हड़प्पाई थे, लोथल के लोग थे, इनका फारस से भी संबंध था, और इसका प्रमाण भी था कि वास्तव में इनका संबंध था फारस से। तो यहाँ पर 2 फैक्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला तो यह है कि पंचतंत्र चालाक लोमड़ी का कथानक कहाँ पर देखने को मिलता है, और बटन आकार की मुद्रा कहाँ से प्राप्त है हड़प्पा के किस स्थल से, तो वह है लोथल। तो हम लोगों ने लोथल के बारे में भी ध्यान दिया। आगे हम देख रहे हैं इसी प्रकार कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा वर्तमान राजस्थान राज्य जिले में स्थित है, और वो नदी है एक घग्गर नदी, जो कि वर्तमान समय में लुप्त हो चुकी है, और इसी लुप्त प्राय नदी के तट पर या किनारे ये स्थित है। और आगे देख रहे हैं यहाँ से दोनों टीले सुरक्षा दीवार से घिरे हुए हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ कई बार पूछा गया है, काले रंग की चूड़ियां। एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, लोथल का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, और आपस में इनको मिलान करने के लिए कह सकते हैं आपसे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, मृतकों के टीले के बारे में बात हुई, मुर्दों के टीलों के बारे में बात हुई, धौलावीरा सफ़ेद कुआं के संदर्भ में, और आप देख रहे हैं काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा के संदर्भ में। तो काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ, कालीबंगा के। और आगे आप देख रहे हैं यहाँ से प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा दोनों चरणों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्राक हड़प्पा, तो प्राक का मतलब है कि इसमें जब थोड़ा ग्रामीण लुक था, तब यहाँ ग्रामीण मतलब थोड़ा सा देखें, यहाँ कृषि वगैरह हुआ करते थे, और कृषि का भी प्राचीनतम प्रमाण आपको देखेंगे हड़प्पा के संदर्भ में, तो कालीबंगा से प्राप्त है। एक साथ 2 देख रहे हैं अनाजों को बोने का भी प्रमाण हमें कहाँ से मिलेगा, कालीबंगा से। हल से जुताई करने का प्रमाण भी हमें कहाँ से मिलेगा, कालीबंगा से। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से प्राक हड़प्पा के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं और विकसित हड़प्पा के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो आप देख रहे हैं इसका उत्खनन 1953 में अमलानंद घोष ने कराया था, जबकि 60 में बीके थापर के नेतृत्व में, आप देख रहे हैं खोजकर्ता की बात कर रहे हैं कि ये उत्खनन का कार्य अमलानंद घोष ने कराया, लेकिन बाद में इस काम को आगे बीके थापर ने भी बढ़ाया। और कालीबंगा के दुर्ग का आकार वर्गाकार है। कैसा है? वर्गाकार है। और खास तौर पर देखा जाए ईंट के चबूतरे पर 7 हवन कुंड। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 7 हवन कुंड के प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ से नाली एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर नाली पानी निकासी के लिए पत्थर की नहीं, ईंटों की नहीं, बल्कि लकड़ी की पाइप का प्रयोग किया गया है। तो लकड़ी का पाइप का प्रयोग एकमात्र हड़प्पा स्थल कालीबंगा है जहां से जल निकासी के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। तो आगे हम देख रहे हैं यहां से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, काल हाल का है। हमने बताया था कि प्राक हड़प्पा काल का है, और इसके अनुसार कम दूरी पर चना और अधिक दूरी पर सरसों, 1 साल 2 फसल बोए जाने का भी प्रमाण हमें देखने को मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? कहाँ से? कालीबंगा से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्श को पक्की करने के साक्ष्य मिला हुआ है, और इसी में अलंकृत ईंटों का प्रमाण मिला हुआ है। जब फर्श को पक्की कर रहे हैं तो वहीं देख रहे हैं, फर्श पर आज भी देख रहे हैं अलंकृत ईंटों का प्रमाण, अलंकृत ईंटें लगाई जाती। ठीक इसी की तरह हड़प्पाइयों ने भी फर्श को सुंदर दिखने के लिए अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया था। और ऐसी अलंकृत ईंटें हमें किस स्थल से प्राप्त होती हैं, तो उत्तर आपका क्या होगा? कालीबंगा। तो कालीबंगा से आप देख रहे हैं कालीबंगा के दोनों दुर्ग दुर्गीकृत हैं, यह भी बात हो चुकी है। यहाँ से प्राप्त बेलनाकार मोहरे मेसोपोटामिया से प्राप्त मोहरों के समान हैं। भारत में देखा जाए सर्वाधिक जो प्रचलित मोहरें थी वो वर्गाकार थी, लेकिन यहाँ फारस आकार की मोहरें भी मिली हैं और बेलनाकार की, जबकि बेलनाकार मोहरों का संबंध कहाँ से स्थापित किया जा रहा है? मेसोपोटामिया से स्थापित किया जा रहा है। तो हम ये भी देख रहे हैं मेसोपोटामिया। आगे देख रहे हैं कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों से निर्मित है,
और इनके एक पल्ले वाले किवाड़, जैसे आप देख रहे हैं दरवाजा इनका 2 पल्लों का नहीं है बल्कि 1 पल्लों का है। और देख रहे हैं यहाँ की एक मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन है, कपड़े में लिपटा हुआ एक उस्तूरा मिला हुआ है, यहाँ से एक पक्की मिट्टी का पैमाना मिला हुआ है। पैमाना भी हमें ध्यान रखना है, कभी पक्की मिट्टी कांसे का, कहीं केवल मिट्टी, कहीं सीप का, कभी हाथी दांत का। तो ये चारों पैमाने एक साथ दे करके और एक स्थल दे करके आपस में मिलान करने के लिए आपसे कह सकते हैं। तो कालीबंगा से आप देख रहे हैं पक्की मिट्टी का पैमाना प्राप्त है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे 7 हवन कुंड प्राप्त है, जुता हुआ खेत है, ये खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। एक मृदभांड पर एक और सींग वाले देवता और दूसरी ओर एक बकरी जिसे एक पुरुष ले जा रहा है का चित्रण है, खास बात है। और साथ में ये महत्वपूर्ण है, एक बालक के 100 का कपाल खंड मिला हुआ है जिसमें 6 छिद्र है। संभवतः ये शल्क चिकित्सा का प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो शल्क चिकित्सा का प्रमाण भी हमें कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से देखने को मिलता है। और आप देख रहे हैं एक बालक का कपाल खंड है, उसमें कई छिद्र हैं। उन्हें लगता है कि वो किसी कारण से बीमार रहा होगा, उसे स्वस्थ करने के लिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ी होगी और इसीलिए उसके सिर पर इस प्रकार के छिद्र किए होंगे। और छिद्र करने के मतलब मास्टर ऑफ सर्जरी, यानी उस समय भी शल्य चिकित्सा रही होगी, जो कहीं न कहीं प्रमाणित करता है यह कपाल खंड। संभवतः यह स्थल भूकंप से नष्ट हो गया था। ये ऐसे विवर्तनिक परिवर्तन का प्राचीनतम प्रमाण भी यह प्रस्तुत करता है। तो भूकंप से नष्ट हो जाने का प्रमाण कौन प्रस्तुत करता है? तो इसके बारे में भी आपसे बात हुई, कालीबंगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा के संदर्भ में हम लोगों ने बात की और हम लोगों ने देखा भी कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। और यहाँ से कई महत्वपूर्ण ऐसे साक्ष्य मिले। हम नहीं कहते पूरे आप साक्ष्य कंठस्थ करें, लेकिन जिन साक्ष्यों की पुनरावृत्ति हम बार बार कर रहे हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेकिन कभी अगर मौका मिले तो एक नज़र उन सामान्य जो भी साक्ष्य मिले हुए हैं उन पर भी डाल लेना चाहिए, कभी भी वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन जिन प्रश्नों की पुनरावृत्ति बार बार की जा रही है, जिन कहा जा साक्ष्यों की पुनरावृत्ति बार बार की जा रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हमें ध्यान रखना है। तो बहुत ही जल्दी इस तरीके से हम आगे देखेंगे, जो शेष स्थल बचे हुए हैं उनके बारे में हम बताने का प्रयास करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।